वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं द्वितीयक समयांक क्या होते हैं। तो आज हम जानेंगे द्वितीयक समयांक का अर्थ क्या होता है। इससे पहले हमने प्राथमिक समयांक का अर्थ जाना, उसे एकत्रित करने की विधियां जानी। आज हम द्वितीयक समयांक को देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। देखते हैं क्या है द्वितीयक समयांक। जैसे कि ये नाम से ही स्पष्ट है, द्वितीयक समयांक अर्थात सेकेंडरी डेटा है। जैसे हम बाइक खरीदते हैं ना, तो सेकेंड हैंड बाइक होता है, वैसे ही होता है सेकेंडरी डेटा। मतलब जो पहले से यूज़ हो चुका है, जो डेटा है ना, पहले से इस्तेमाल किया जा चुका है, उसी डेटा को हम क्या कर रहे हैं, फिर से यूज़ कर रहे हैं, फिर से उसे अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे, तो वो होगा सेकेंडरी डेटा। चलिए जानते हैं इसमें क्या दिया है। प्राथमिक समयांक में धन, समय तथा परिश्रम अधिक लगता है। क्या लगता है, जब हम पहली बार डेटा को एकत्रित करते हैं ना, तो क्या लगता है, उसमें समय भी, धन भी और परिश्रम भी अधिक लगता है तथा गलती होने की संभावना भी पाई जाती है। इसीलिए इन व्ययों व गलतियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, द्वितीयक समयांक का सहारा लेते हैं। और इस प्रकार के संकलन में पहले से किए गए आंकड़ों तथा सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, पहले से एकत्र किए गए जो आंकड़े हैं, जो सूचना है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कहलाएगा, क्या होगा, सेकेंडरी डेटा। सरल शब्दों में अगर देखें तो द्वितीयक समयांक से आशय ऐसे समयांकों से होता है जो पहले से ही किसी व्यक्ति, संस्था अथवा सरकार द्वारा एकत्रित किए हुए होते हैं। मतलब पहले से ही क्या होता है, कोई व्यक्ति उसे एकत्रित कर चुका होता है, उसका यूज़ भी कर चुका होता है, उसी डेटा को हम क्या करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी डेटा तथा उनका पुनः उपयोग किया जा रहा है। संक्षेप में एक बार संकलित सामग्री का पुनः उपयोग होने पर वह द्वितीयक समयांक कहलाता है। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक बार जो डेटा एकत्रित की गई है, उसका जब फिर से यूज़ करते हैं ना, फिर से उसका उपयोग करते हैं, तो वो कहलाता है द्वितीयक समयांक। प्रोफेसर M.L. ब्लेयर के अनुसार द्वितीयक समयांक वे होते हैं जो पहले से अर्जित हैं तथा जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर में नहीं वरन किसी दूसरे के उद्देश्य के लिए एकत्रित किए हुए होते हैं। मतलब कोई दूसरा अगर इसे एकत्रित कर रहा है तो वो अपने हिसाब से किया होगा, है ना, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए इसे क्या किया होगा, यूज़ किया होगा ना, इसको एकत्रित किया होगा। अब हमको अपने हिसाब से इसे यूज़ करना है, तो ये सामग्री समाचार पत्र, पत्रिका अथवा व्यापारिक पत्रों में विद्यमान होती है और ऐसे समयांकों का प्रयोग तैयार सामग्री की तरह किया जाता है। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। देखिए, द्वितीयक समयांक या सामग्री के स्रोत कहाँ से होते हैं, मतलब कहाँ से ये हमें प्राप्त हो पाते हैं। तो एक तो होता है प्रकाशिक समयांक, है ना, जो किसी समाचार पत्रों में क्या किया हो, प्रकाशित किया हो और वहाँ से हम डेटा क्या कर रहे हैं, अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा होता है अप्रकाशित समयांक। तो आगे हम जानेंगे प्रकाशिक समयांक के स्रोत क्या है ना, कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं डेटा। तो प्रकाशिक समयांकों के स्रोत के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रकाशित समयांकों में सरकारी, अर्ध सरकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, समितियों एवं आयोगों की रिपोर्ट, अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन, व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन आदि आते हैं। मतलब ये सारे जो प्रकाशन है वो किस में आते हैं, प्रकाशित समयांकों में आते हैं। प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत निम्न को शामिल किया जाता है। तो प्रकाशित स्रोत में और क्या क्या शामिल होता है वो देखते हैं। चलिए, पहला है हमारा सरकारी प्रकाशन। तो प्रत्येक देश की सरकार विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत स्थापित अपने विभिन्न विभागों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करके प्रकाशित करती है। मतलब हर देश की सरकार क्या करती है, उनके जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, उसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी स्थापित विभाग है ना, उससे क्या करती है, वो आंकड़े एकत्रित करती है और उसको प्रकाशित करती है। और ये आंकड़े अत्यंत विश्वसनीय तथा महत्वपूर्ण होते हैं। तो सरकारी प्रकाशन इसका पहला स्रोत है, जहाँ से हम डेटा क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन कैसे, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उनके द्वारा भी अनुसंधान के तत्व समय समय पर प्रकाशित करवाए जाते हैं और इसका उपयोग विभिन्न देशों में तुलनात्मक अध्ययन हेतु किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जब प्रकाशन होता है तो हर देश क्या करता है, उससे अपनी तुलना करता है। तो तुलना देशों में क्या होता है, विभिन्न देशों में तुलनात्मक अध्ययन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहले से ये प्रकाशित है, इसका हम क्या कर रहे हैं, अपने देशों में तुलना करने के लिए इसका फिर से यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, सेकेंडरी डेटा ही है, लेकिन स्रोत कहाँ का है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रकाशन है इसका स्रोत। और इस प्रकार की संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जो डेटा क्या कर रहे हैं, है ना, जारी कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, फिर से यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा,
सेकेंडरी डेटा ही होगा, लेकिन सोर्स क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन। एग्जाम्पल में आप दे सकते हो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। देखिए तीसरा है हमारा आयोग तथा समितियों के प्रकाशन। तो सरकार समय समय पर आयोग तथा अन्य प्रकार की जो समितियां हैं उसका गठन करती है और इसका कार्य समस्याओं का अध्ययन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। तो जो संस्थाएं होती हैं ना, आयोग है, वो क्या करते हैं, है ना, उस जिस विषय के लिए वो आयोग गठित किए गए हैं, है ना, जैसे कि क्या हो सकता है, महिला बाल विकास आयोग है या और कोई आयोग हो सकता है, इलेक्शन का होता है इलेक्शन कमीशन। तो ये सब क्या करते हैं, उससे संबंधित जो भी समस्या है उसके अध्ययन करते हैं और उसके बाद एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। तो निकट भविष्य में ऐसे प्रतिवेदन उपयोगी सिद्ध होते हैं। जैसे जनगणना के आंकड़े देख लेते हैं, है ना, तो ये सब क्या होते हैं, हम फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं और इनका उपयोग भविष्य में किया जाता है। तो ये सब आयोग या समितियों के जो प्रकाशन होते हैं उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो भी क्या है, सेकेंडरी डेटा है, लेकिन सोर्स क्या है, आयोग और समितियों का प्रकाशन है। अब देखिए और कहाँ से हमको मिलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो देखिए अर्ध सरकारी प्रकाशन। तो क्या है अर्ध सरकारी प्रकाशन, तो इस प्रकार का प्रकाशन नगर निगमों, जिला परिषदों तथा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है और ये संस्थाएं अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सामग्री एकत्रित करके प्रकाशित करती है और इसका उपयोग द्वितीयक समयांक के रूप में किया जाता है। तो बहुत सी संस्थाएं क्या होती है, अपने नगर की, अपने क्षेत्र की संस्थाएं भी होती हैं जो क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करके, सामग्री एकत्रित करके प्रकाशित करती है। तो इसका भी यूज़ हम द्वितीयक समयांक के रूप में कर सकते हैं। और ऐसे प्रकाशनों में मुख्य रूप से देखें तो जन्म, मृत्यु, स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधित समयांक होते हैं। अब देखिए पांचवा स्रोत कौन सा है, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। तो व्यापारिक संस्थाओं, परिषदों तथा स्कंद विपणियों, ये क्या होता है, विपणियों का मतलब होता है मार्केट, है ना, तो जो भी स्टॉक मार्केट है वो हो गया, द्वारा अनेक प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इन सब के द्वारा बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जो एकत्रित किए जाते हैं और इन्हें आवश्यकता अनुसार प्रकाशित भी किया जाता है। सामान्य रूप में इसका उपयोग भी द्वितीयक समयांक के आंकड़ों के रूप में किया जाता है। तो नॉर्मली इसका भी उपयोग हम क्या करते हैं, द्वितीयक समयांक के रूप में करते हैं, उसका फिर से यूज़ कर सकते हैं इसको भी। अब देखिए शोध संस्थाओं के प्रकाशन क्या है। तो समय समय पर अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा भी शोध कार्य किए जाते हैं और उसको पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी किया जाता है और ऐसे आंकड़े द्वितीयक समयांक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। और इस दिशा में दिल्ली, पूना, मुंबई, चेन्नई आदि विश्वविद्यालयों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। मतलब ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने ये शोध कार्य किया और उनके आंकड़े उपयोगी भी सिद्ध हुए अन्य लोगों के लिए। और देखिए बाजार समाचार, तो शेयर मार्केट हो गया, हाँ ये क्या है, सर्राफा बाजार हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सब में क्या होता है, अनेक सूचनाएं प्रकाशित की जाती है और उनका उपयोग द्वितीयक समयांक के रूप में किया जाता है। आजकल इस प्रकार की सूचनाएं पत्र पत्रिकाओं व समाचार पत्रों में प्रकाशित होने लगी हैं। तो ये सब के बारे में भी क्या होता है, हमको आंकड़े मिल जाते हैं। देखिए और क्या है, व्यक्तियों द्वारा प्रकाशन। तो वर्तमान समय में बहुत से व्यक्ति विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर महत्वपूर्ण समयांक एकत्रित करके सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रकाशित कराते रहते हैं और इन समयांकों का उपयोग द्वितीयक सामग्री के लिए किया जा सकता है। तो व्यक्तियों द्वारा भी कई ऐसे आंकड़े एकत्रित करके प्रकाशित करवाए जाते हैं ताकि उसका सार्वजनिक उपयोग हो सके, तो उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। अब देखेंगे ये तो हो गया जो भी प्रकाशित समयांक थे जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो द्वितीयक समयांक इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहला तो है जो भी प्रकाशित डेटा है ना, जो भी प्रकाशित करती जो भी संस्थाएं हों, व्यापारिक संस्था, शोध संस्था जो भी हो, वो प्रकाशित करें तो हम वहाँ से ले सकते हैं। और दूसरा अप्रकाशित समयांक, तो ऐसे जो प्रकाशित नहीं किए गए हैं तो ऐसे डेटा को हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो उसे जानेंगे। देखिए अप्रकाशित समयांक की स्रोत कहाँ कहाँ से हैं, तो अनेक शोध संस्थाओं, अर्ध सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि में योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न उद्देश्यों से एकत्रित बहुत से आंकड़े जो रहते हैं वो अप्रकाशित रहते हैं। वो उसे आंकड़े एकत्रित तो करते हैं लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया जाता किसी मैगजीन में। तो क्या होगा, अगर वो आंकड़े हमें उपलब्ध होते हैं तो हम उन आंकड़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे जो भी समयांक थे ना, द्वितीयक समयांक के स्रोत की वो कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, तो वो कंप्लीट होता है। आगे हम देखेंगे द्वितीयक समयांक के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, तो वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली, है ना, अनुसूचियाँ, साक्षात्कार, ये सब क्या होता है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है।